Company officials become नवाब। कंपनी के अफसर नवाब बन गए। What did it mean to be नवाब? नवाब बनने का मतलब क्या था? इसके मीन क्या थे? It means of course that the company acquired more power and authority. इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब ज़्यादा पावर और अथॉरिटी थी। बट इट आल्सो मीन्ट समथिंग एल्स। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फायदे थे। Each company servant began to have vision of living like नवाब। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का वाइजन वो देखने लगा। यानी कंपनी का जो हर कर्मचारी था वो नवाब बनने के लिए बेताब था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. प्लासी की जंग के बाद में बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए फोर्स किया गया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर लैंड और बहुत सारा पैसा दे। उनको फोर्स किया गया कि उनको पर्सनल गिफ्ट के तौर पर वास्ट सम्स ऑफ मनी एंड लैंड जो है उनको दी जाए। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in इंडिया। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत से बहुत सारा पैसा उसने इकट्ठा किया था। He had come to Madras from England in 1743 at the age of 18। जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था 1743 में, उस समय उसकी एज मात्र 18 इयर्स थी। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth pound 4,01,102। जब उसने इंडिया को छोड़ा 1767 में, तो उसके पास में 4,01,102 पौंड की उसके पास में फॉर्चून थी। यानी इतनी उसके पास में संपत्ति थी। इतनी संपत्ति उसने इकट्ठी कर ली थी। 4,01,102 पौंड की उसने धनराशि इकट्ठा कर लिया था। इंटरेस्टिंगली, when he was appointed governor of Bengal in 1764। इसके अलावा जब उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो 1764 में he was asked to remove corruption in company administration। उसको कंपनी में जो भ्रष्टाचार है उसको रिमूव करने के लिए उसको काम सौंपा गया। बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772। लेकिन 1772 में जो है उसके ऊपर आरोप लगाए गए बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उसके ऊपर जो है ब्लेम लगाए गए। विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। उसके पास में जो बहुत सारी संपत्ति थी, तो उसके आरोप में जो है उसको जो है डिसमिस कर दिया गया। ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, उसको एक्विटेड तो कर दिया गया। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। लेकिन 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। हाउएवर, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव के जैसे ही जो है दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, मनी को जो है वो सक्सेस नहीं कर पाए।
Many died an early death in India due to disease and war. उनमें से बहुत सारे बीमारियों के कारण, लड़ाई के कारण उनकी मौत हो गई। बहुत सारे जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे, मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वार, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। मैनी ऑफ देम कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, उनमें से बहुत सारे जो अफसर थे साधारण परिवारों से आए थे, हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, एंड देयर अपरमोस्ट डिजायर वाज टू अर्न एनफ इन इंडिया, और उनकी जो इच्छा थी बस यही थी कि वो भारत में ठीक से पैसा कमाए, एंड रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड ए कंफर्टेबल लाइफ, और इसके अलावा वापस ब्रिटेन लौटकर वो आराम की ज़िंदगी जिए, ऐसा वो सोचते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लिव्स, और जो तेजी से धन दौलत लेकर वापस लौट गए वो उन्होंने काफ़ी अच्छा जीवन जिया, फ्लैशी लाइव्स उन्होंने बिताई, एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, और इसके अलावा जो है वो काफ़ी धन दौलत लेकर गए और उन्होंने काफ़ी अच्छा जीवन वहाँ पर बिताया। दे वर कॉल्ड, उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहकर पुकारते थे। एन एंग्लिसिज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, यानी ये जो भारतीय शब्द है नवाब, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन बन गया, अंग्रेजी संस्करण बन गया था नवाब। They were often seen as upstarts and social climbers in British society. उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में देखा जाने लगा, और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। प्लेज एंड कार्टून्स में उनका मजाक भी किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का फैलता हुआ शासन। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, अगर हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रोसेस को अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती है। सर्टेन के एस्पेक्ट्स इमर्ज, कुछ जो एस्पेक्ट्स है वो हमारे सामने इमर्ज होते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे मिलिट्री अटैक नहीं किया। ये हम देखते हैं कि किसी भी टेरिटरी के ऊपर, किसी भी इलाके के ऊपर उन्होंने सीधा ही सैनिक हमला नहीं किया था। Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before enjoying an Indian kingdoms. उसने किसी इंडियन रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो मेथड्स अपनाए थे वो थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स। किसी भी टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए, इंडियन किंगडम को जो है एनेक्सिंग करने के लिए उन्होंने जो साधन अपनाए थे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद जो 1764 में हुआ था, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, वो क्या थे? वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स होते थे। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उनका जॉब क्या था? उनका जॉब कंपनी के हितों की रक्षा करना
और उस कंपनी को फर्दर आगे बढ़ाना था। Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। जो इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स थे उनके मामले में भी वो दखल देने लगे। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इसके अलावा अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस प्रकार की चीजें भी कंपनी के जो अफसर्स थे वही तय करने लगे। Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. इसके अलावा कई बार कंपनी रियासतों के ऊपर सहायक संधि भी थोप देती थी। जो सब्सिडियरी अलायंस थी उसको भी थोप दिया जाता था। उस संधि को इंडियन किंगडम के ऊपर थोप दिया जाता था, लागू कर दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इस अलायंस के द्वारा क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस अलायंस के अनुसार इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। इस अलायंस के अनुसार जो रियासत इस अलायंस को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। जो अलायंस को मान लेता था उसको इंडिपेंडेंट आर्म रखने की जरूरत नहीं होती थी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। लेकिन बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस, लेकिन सहायक सेना के रख रखाव के लिए पे करना पड़ता था। हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह रियासत कंपनी को पैसा देती थी। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर कोई इंडियन रूलर्स जो है मेक पेमेंट के लिए फेल हो जाता था, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। पेनल्टी के तौर पर उसकी जो टेरिटरी होती थी उसको टेकन अवे कर दिया जाता था, उसको उसके ऊपर कब्जा कर दिया जाता था। अगर कोई इंडियन रूलर्स जो है पेमेंट करने में फेल हो जाता था, पैसा नहीं चुका पाता था, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी, उसकी जो टेरिटरी होती थी उसका जो भाग होता था वाज टेकन अवे, ले लिया जाता था एज पेनल्टी, पेनल्टी के तौर पर। फॉर इंस्टेंस व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, द नवाब ऑफ अवध वाज forced to give over half of his territory to the company in 1801. जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था तब उस समय अवध के नवाबों को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। क्यों किया गया? As he failed to pay for the subsidiary forces, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से फेल हो गए थे, चूक गए थे। Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its political economic interest. जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर थ्रेट दिखाई दिया यानी खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी जो है उसने अपना लिया था। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का वे भी जो है उसने अपना लिया था। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जब थ्रेट दिखाई दिया टू इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उसके प्रति उनको थ्रेट दिखाई दिया, तो उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस का वे अपनाया।
This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. तो भारतीय राज्य है मैसूर, उसके उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है उन्होंने जो है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को अपनाया. मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान. हैदर अली शासनकाल जो था 1761 टू 1782 था उसका, और उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उसके शासनकाल में जैसे जैसे शक्तिशाली शासनों इनके शासनकाल में जो मैसूर था वो पावरफुल था. मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबली ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पीपर एंड कार्डामोम. मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के लिए मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी क्या खरीदती थी? पेपर एंड कार्डामोम. कार्डामोम और पेपर का एक्सपोर्ट किया जाता था. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डामोम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम. उसके किंगडम में जो पोर्ट्स थे उसके माध्यम से जो एक्सपोर्ट होता था उसको सुल्तान ने स्टॉप कर दिया. किसका व्यापार होता था? सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डामोम. सैंडलवुड, पेपर, कार्डामोम का जो एक्सपोर्ट्स किया जाता था उसके किंगडम के पोर्ट्स से, उसको उसने स्टॉप कर दिया. एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. कंपनी के साथ में जो लोकल ट्रेडर्स थे उनका व्यापार भी उसने डिसअलाउ कर दिया. ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. इसके अलावा भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी ट्रेडर्स थे उनके साथ में भी जो है क्लोज रिलेशनशिप्स उसने स्थापित कर ली थी. एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प. और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. तो फ्यूरियस हो गए, ब्रिटिश वर फ्यूरियस. उनके इनके टीपू सुल्तान के इस प्रकार का वर्क करने से ब्रिटिश जो थे फ्यूरियस हो गए, एंग्री हो गए. दे saw हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस. तो उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही एरोगेंट और डेंजरस दिखाई देने लगे. रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड. जिनको इन राजाओं को कंट्रोल करना जरूरी था, क्रश करना जरूरी था. कंपनी ऐसा सोचती थी कि ये बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, एरोगेंट हो गए, डेंजरस हो गए हैं, इसलिए इन रूलर्स को कंट्रोल करना जरूरी है, क्रश करना जरूरी है. 4 wars were fought. 4 युद्ध लड़े गए विद मैसूर. मैसूर के साथ में 4 युद्ध हुए थे. 1767 टू 69, second 1780-84, third 1790-92, and fourth 1799. Only in the last, the Battle of Seringpatnam, did the company ultimately win a victory. केवल चौथा युद्ध था जिसमें कंपनी को सफलता प्राप्त हुई थी. टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपत्तनम. अपनी राजधानी सेरिंगपत्तनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए. मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट. इसके बाद में मैसूर का जो राज्य था वो पुराने राजवंश वोडियार राजवंश के हाथों में आ गया, और इसके साथ ही मैसूर पर भी अलायंस को थोप दिया गया, सब्सिडियरी अलायंस को इस स्टेट के ऊपर थोप दिया गया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.